नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त। आइए आज हम लोग समर्पण बैच 2025 के अंतर्गत कक्षा 12वीं की हिंदी साहित्य का जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज नामवर सिंह का रचित कहानी है प्रगति और समाज। समझ है ना? उसको प्रगति नहीं, प्रगीत, प्रगीत और समाज। प्रगति नहीं, प्रगीत, प्रगीत और समाज। समझ है ना? उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व हम लोग लेखक के बारे में संक्षेप में जानेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम जानते हैं। लेखक का जन्म नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 में हुआ है। जन्म स्थान जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ है। माता पिता बागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह एवं शिक्षक। समझ ना हुआ है। समझ ना? ब्रिटिश सम्मान इनको 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। समझ ना? डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी आलोचना की एक शिखर प्रतिभा है, जिनका विकास 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। समझ? स्वतंत्रता के बाद में उत्तर सदी में हिंदी भाषा और साहित्य में एक अभिनव उत्कर्ष और आधार आया, जिसे सामान्यतः लोक प्रतिबद्ध यथार्थवाद के रूप में पहचाना जा सकता है। समझ ना? यह हो गया। तो आइए देखिए, हरिशंकर परसाई जी है, एक मतलब व्यंग्यबाजी भी करते हैं वे, उनको बारे में थोड़ा समझ क्या कहे हैं। नामवर सिंह की समीक्षा तथा सैद्धांतिक व्याख्या में रचनात्मक साहित्य जैसा लालित्य है, लगता है कोई ललित गद्य पढ़ रहे हैं। आमतौर पर समीक्षा की भाषा शुष्क और उबाऊ होती है, पर नामवर जी की भाषा और शैली बहुत प्रभावी है, सहज ढलान है। उनके लेखन में सीढ़ियाँ चढ़नी या उतरनी नहीं पड़ती। वे मुहावरों का अच्छा प्रयोग करते हैं, संबोधन पद्धति से तर्क को जीवंत बनाते हैं। उनकी भाषा में विलक्षण लुसिडिटी है, कटाक्ष है, व्यंग्योक्ति है, वक्रोक्ति है, ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा है और विट है। समझ रहे हैं? हरिशंकर प्रसाद जी कहे हैं नामवर सिंह के बारे में। तो आइए अब हम लोग सीधा रुख करते हैं विषय वस्तु पे, प्रगीत और समाज। कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। इधर आलोचना भी ज़्यादातर कविताओं की सामाजिक सार्थकता ढूंढने में ही व्यस्त है। ऐसा वातावरण में गलत समझे जाने का खतरा उठाकर भी मैं विशेष रूप से उन कविताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, जो सीधे सीधे सामाजिक न होकर अपनी व्यक्तित्व और आत्म प्रकटता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में जाती है, आज कोटि में आती है। आज चर्चा के लिए इन प्रगीत धर्मों कविताओं को चुनने का एक कारण यह भी है कि समाज शास्त्रीय विश्लेषण अथवा सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौतियों भी इन्हीं की ओर से मिलती है। कविता में जहाँ तक सामाजिक यथार्थ और व्यापक जीवन के चित्रण का प्रश्न है, सामान्यतः दृष्टि प्रबंध काव्यों और लंबी कविताओं की ओर ही जाती है। प्रगीत धर्मों कविताएं न तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी पा जाती है, न उनसे उनकी उपेक्षा की जाती है, क्योंकि सामान्य समझ के अनुसार अंततः नितांत व्यक्तित्व और आत्मपरक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मात्र है। समझ ना? क्या करे, कविता पर ये बलपूर्वक कहना चाह रहे हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है और समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श पर भी प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। सुर सागर भी इन्हें इसलिए परिसीमित लगा क्योंकि वह गीतिक काव्य हैं। आधुनिक कविता से उन्हें शिकायत भी इसलिए थी कि कला की
पुकार के कारण यूरोप में प्रगीत मुक्तो लिरिक्स का ही चलन अधिक देखकर यहाँ भी उसी का जमाना यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत कहाँ है, जिनमें कुछ इतिवृत्ति भी मिला रहता हो। अभी विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए, जो छोटे छोटे प्रगीत मुक्तों में ही संभव है। इसी प्रकार काव्य में जीवन की अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्भावना बंद सी हो गई। इसलिए ज्यों ही प्रसाद की सेंसी का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा कामयानी और निराला की राम की शक्ति पूजा तथा तुलसीदास जैसे आख्यानिक काव्य सामने आए तो आचार्य शुक्ल ने संतोष व्यक्त किया। स्वीकार करना चाहता हूँ कि 15 वर्ष पहले कविता के नए प्रतिमान में कविता के प्रतिमान को व्यापकता प्रदान करने के लिए जब मैंने मुक्तिबोध की लंबी कविताओं जैसी वस्तुपरक नाट्य धर्मों कविताओं को भी विचार की सीमा में ले जाने के लिए आग्रह किया था, तो आत्मपरक प्रगति धर्म कविताओं में निहित सामाजिक सतर्कता की संभावनाओं का पूरा एहसास न था। लेकिन इस बात में न तब संदेह था और न अब संदेह है कि कविता के अंदर आत्मपरक कविता की एक ऐसी प्रबल प्रवृत्ति थी जो या तो समाज निरपेक्ष थी या फिर जिसकी सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी। इसलिए इन सीमित अर्थभूमि वाली कविताओं के आधार पर निर्मित एकांगिक एवं अपर्याप्त काव्य सिद्धांत के दायरे को तोड़कर एक व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए मुक्तिबोध की कविताओं का समावेश ऐतिहासिक आवश्यकता थी। किंतु इनके बाद भी ऐसी अनेक आत्मपरक प्रगति धर्मी छोटी कविताएं बच रहती है, जो अपनी सामाजिक अर्थवत्ता के कारण उस काव्य सिद्धांत को व्यापक बनाने में समर्थ है। इस दिशा में पूर्ण विचार के लिए सच पूछिए तो मुझे सबसे पहले प्रेरणा स्वयं मुक्तिबोध के कारण से ही मिली। मुक्तिबोध ने सिर्फ लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, उनकी अनेक कविताएं छोटी भी है और छोटी होने के बावजूद लंबी कविताओं से किसी कदर कम सार्थक नहीं है। वे कविताएं अपने रचना विन्यास और में प्रगति धर्मी है। किसी के मत में तो नाटकीय रूप के बावजूद मुक्तिबोध की काव्य भूमि मुख्यतः प्रगति भूमि है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुक्तिबोध का समूचा काव्य मूलतः आत्मपरक है। तीव्रतम रूप में रचना विन्यास में कहीं वह पूर्णतः नाट्य धर्मों है, कहीं नाटकीय एकालाप है, कहीं नाटकीय प्रगति है और कहीं शुद्ध प्रगति भी शुद्ध प्रगीत है भी, जैसे सहर्ष स्वीकारा है अथवा मैं तुम लोगों से दूर हूँ, जैसा कि कवि ने एक जगह स्यों लिखा है। निस्संदेह उसमें कथा केवल आभास है, नाटकीयता केवल मरीचिका है। वह विशुद्ध आत्मगत काव्य है। जहाँ नाटकीयता है वहाँ भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की है। जहाँ नाटकीय है वहाँ भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की गतिमयता है, क्योंकि वहाँ जीवन अर्थात केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है या बिंब बनकर या विचार बनकर। इस प्रकार यह आत्मपरकता अथवा भावमयता
मुक्ति बोध की सीमा नहीं बल्कि शक्ति है जो उनकी प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। इस गति और ऊर्जा का मूल स्रोत है इस काव्य के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व। यह नई कविता के उन प्रगीत नायकों से एकदम भिन्न है जिनके अंतःकरण का आयतन संक्षिप्त है। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये आत्मपरक प्रगीत है भी नाट्यधर्मी लंबी कविताओं के सदृश ही यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ वस्तुगत यथार्थ को अंतर जगत उस मात्रा में भुला लेता है जितना उस यथार्थ की इंद्रिय उद्बुद्धता के लिए आवश्यक है। इस प्रकार एक प्रगति धर्मी कविता में वस्तुगत यथार्थ अपने चरम आत्मप्रकता के रूप में ही व्यक्त होता है। समझ रहे ना, थोड़ा एक कहानी है, कैसे बात हुई थी, कैसे लिखा जाता है कविता के बारे में, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। समझ रहे ना, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। मुक्ति बोध की आत्मपरक छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता का बोध स्वभावतः हमारा ध्यान उन्हीं के समान धर्मों के अन्य कवि त्रिलोचन की ओर ले जाता है, जिन्होंने कुछ चरित्र केंद्रित लंबी वर्णनात्मक कविताओं के बावजूद ज़्यादातर सोनेट 14 लाइन का पोयम होता है। समझ ना, एक ऑक्टेट आप लोग इंग्लिश साहित्य में पढ़िएगा ना, अंग्रेजी इंग्लिश लिटरेचर में, तो उसमें कुछ समझ में आएगा। सोनेट्स और गीत ही लिखे कहने के लिए तो ये प्रगीत हैं, लेकिन जीवन जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र त्रिलोचन के काव्य संसार में मिलते हैं वे अन्यत्र दुर्लभ हैं, किंतु इन भावस्वर चित्रों को अंततः जीवंत बनाने वाला प्रगीत नायक का एक अनूठा व्यक्तित्व है, जिसका स्पष्ट चित्र उस जनपद का कवि है। वो संग्रह के उन आत्मपरक सनोटों में मिलता है, वही त्रिलोचन है। वह जिसके तन पर गंदे कपड़े हैं जैसे आत्मचित्र वस्तुतः एक प्रगीत नायक की निर्वैयक्तिक कल्प सृष्टि है, जिनसे नितांत व्यक्तित्व के बीच भी एक प्रतिनिधि चरित्र से परिचय की अनुभूति होती है। यदि ऐसे आत्मपरक प्रगीत सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से अप्रासंगिक माने जाएंगे तो फिर हिंदी कविता की स्थिति विपन्न ही कहलाएंगी। प्रसंगवश यही नागार्जुन का भी स्मरण किया जा सकता है, जिनकी बहुमुखी आक्रामक काव्य प्रतिभा के बीच आत्मपरक प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति के क्षण कम ही आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनकी विकट तीव्रता प्रगीतों के परिचित संसार को एक झटके से छिन्न भिन्न कर देती है। फिर चाहे वह तन गई दृढ़ जैसी प्रेम तथा ममता की नितांत निजी अनुभूति हो, चाहे जेल के सिंकंचो से सिर टिकाए चलने वाला अनुचिंतन और अनुताप नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का निष्कवच पकड़ व्यक्तित्व उनके प्रगीत के विशिष्ट रंग तो देता ही है, निश्चित सामाजिक अर्थ भी ध्वनित करता है। प्रगीत काव्य के प्रसंग में मुक्तिबोध, त्रिलोचन और नागार्जुन के उल्लेख में से यदि कुछ लोग की भावें उठे या तने तो इसका कारण सिर्फ यह होगा कि यह एक नया प्रगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व है, चिर परिचित प्रतिमा से नितांत भिन्न, अपनी व्यक्तित्वता से विशिष्ट और सामाजिकता में सामान्य।
व्यक्तिवादी न होते हुए भी व्यक्ति विशिष्ट, अपने समाज से लड़ते हुए भी सामाजिक दुनियादार न होते हुए भी इस दुनिया का ये नए प्रगति इसी नए व्यक्तित्व से संभव हो सके हैं। इस नए प्रगति धर्मी कवि व्यक्तित्व के समकालीन विकास की दशाओं पर दृष्टिपात करने से पूर्व एक बार हिंदी कविता के इतिहास में प्रगति धर्मी कविताओं की सामाजिक भूमिका का सिंहावलोकन कर लेना अप्रासंगिक न होगा। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस साहित्य में काव्य उत्कर्ष के मानदंड प्रबंध काव्यों के आधार पर बने हो और जहां प्रबंध काव्य को ही व्यापक जीवन के प्रतिबंध के रूप में स्वीकार किया गया हो, उसकी कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगति मुक्तकों का है। यही नहीं बल्कि गीतों ने ही जनमानस को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। रामचरितमानस की महिमा से किसी को इनकार नहीं, लेकिन विनय पत्रिका के पद एक व्यक्ति का अनय रोदन मात्र नहीं, यह तो मानस की मर्मी भी मानते हैं कि तुलसी के विनय के पदों में पूरे युग की वेदना व्यक्त हुई है और उनकी चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है। तुलसी के अलावा कबीर, सूर, मीरा, नानक, रैदास आदि अधिकांश संतों के प्राय दोहे और गए पद लिखे हैं। यदि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ है, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ। गीतों के साथ हिंदी कविता का उदय कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक नई प्रगीतात्मक लिरिसिज्म के विस्फोट का ऐतिहासिक क्षण है। इसके धमाके से मध्ययुगीन भारतीय समाज की रूढ़ी जर्जर दीवारें हिल उठी, साथ ही जिसकी माधुरी सामान्य जन के लिए संजीवनी सिद्ध हुई। कहने की आवश्यकता नहीं कि लोक भाषा की प्रकृति पर आत्मक का यह उन्मोष भारतीय साहित्य की अभूतपूर्व घटना है, जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के साथ ही भारत की सभी आधुनिक भाषाओं में लगभग साथ हुई है। तो ये पढ़ रहे हैं ना भैया, इसको ध्यानपूर्वक केवल सुन लीजिए, ज़्यादा इसमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा इससे 20 से 25 अंक आते हैं, मतलब क्या बोलते हैं 20 से 30 अंक आते हैं, इसे समझ है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक केवल सुनिए, समझिए, इसमें ज़्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है। बात समझ ना। प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष 20वीं सदी के रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। भक्ति काव्य से भिन्न इस रोमांटिक प्रगीतात्मकता के मूल्य में एक नया व्यक्तिवाद है, जहां समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। इन रोमांटिक प्रगतियों में भक्ति काव्य जैसी तन्मयता भले न हो, किंतु आत्मीयता और अद्वितीयता कहीं अधिक है। उल्लेखनीय है कि इस दौरान सीधे राष्ट्रीयता संबंधी विचारों तथा भावों का काव्य रूप देने वाला मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्र कवि भी हुए हैं और मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हैं और रामधानी दिनकर, समझ है ना। और अधिकांशतः उन्होंने प्रबंधात्मक काव्य ही लिखे, जिन्हें उस समय ज़्यादा सामाजिक माना गया, लेकिन प्रबुद्ध जनों को जल्द ही इस सच्चाई का एहसास हो गया है कि असामाजिक प्रतीत होने वाले रोमांटिक प्रगति उस योग की चेतना को कहीं अधिक गहराई से वाणी दे रहे हैं थे और उनकी असामाजिकता में ही सच्ची सामाजिकता थी। आलोचकों की दृष्टि से में सच्चे अर्थों में प्रगतितात्मक का आरंभ यही है, जिसका आधार है समाज के विरुद्ध व्यक्ति। इस प्रकार प्रगतितात्मक का अर्थ हुआ एकांत संगीत अथवा अकेले कंठ की पुकार। प्रगतितात्मक की यह धारणा इतनी
बदमूल हो गई है कि आज भी प्रगति के रूप में प्रायः उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो नितांत व्यक्तित्व और आत्मपरक हो। चूँकि इस प्रकार के व्यक्तिवाद को जन्म देने वाली औद्योगिक पूंजीवादी समाज व्यवस्था समाप्त होने की जगह और भी विकसित हो रही है। इसलिए फिलहाल प्रगति कविता की इस मानसिक धारणा से छुटकारा संभव नहीं। निश्चय ही इस स्थिति में कुछ परिवर्तन घटित हुआ है। फलतः कवि की मानसिकता भी बदलती है। व्यक्ति बनाम समाज जैसे सरल द्वंद्व का स्थान समाज के अपने अंतर्विरोधियों ने ले लिया है। व्यक्तिवाद उतना आश्वस्त नहीं रहा। स्वयं व्यक्ति के अंदर भी अंत संघर्ष पैदा हुआ। विद्रोह का स्थान आत्मविडंबना ने ले लिया। इस प्रकार प्रगीतात्मक विडंबनाग्रस्त हुई और उसके रचना विन्यास में पचिंदगी आई। आत्मपरकता कदाचित और बढ़ी। इसके साथ ही आत्मेतर का दबाव भी। तथाकथित नई कविता की प्रगीतात्मक में आए नए मोड़ों और मरोड़ों को इसी आलोक में समझा जा सकता है। इस प्रसंग में मुझे शमशेर जी की 1941 की लिखी एक कविता याद आ रही है, जिसे संयोग से उन दिनों काशी में एक शाम उन्हीं के मुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कविता इस प्रकार से है। लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, अंतिम आशाओं की संध्याओं से पलकें डूबी ही सी थी, पर अभी नहीं कोई सुनता था मुझे कहीं। पर किसने यह सातों सागर के पार एकांकीपन से ही मानो हार, एकांकी उठे मुझे पुकारा कई बार। मैं समाज तो नहीं न मैं कुल जीवन, कण समूह में हूँ मैं केवल एक कण, कौन सहारा मेरा कौन सहारा। समझ ना। आज दोबारा इस कविता को पढ़ते हुए मुझे थियोडोर एडोना का एक वाक्य याद आ रहा है, जिसका भाव यह है कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। मैं इस कविता की व्याख्या करने का साहस न करूँगा, लेकिन यहाँ समाज के उस दबाव को भी महसूस किया जा सकता है और अपने अकेले होने की विडंबना को भी। यही वे बिंदु है जो इस कविता की निराशा को बच्चन जैसे कवियों की सरल सपाट निराशा से अलग करते हुए एक गहरी सामाजिक सच्चाई को व्यक्त करते हैं। समझ ना। इस सांसद की स्थिति से उबरने का एक उपाय तो वह है जिसे एक समय के प्रगतिवाद ने सुझाया था। अंदर से एकदम बाहर निकलकर जनता के पास जाना। निसंदेह कुछ लोगों ने यह रास्ता अपनाया था भी, यहाँ तक कि शमशेर जी भी कभी कभी उस रास्ते चल पड़ते थे। परिणाम कविता नितांत सामाजिक हो गई और जिस हद तक हुई उस हद तक प्रतीकात्मकता से ही नहीं बल्कि कवित्व से भी वंचित हुई। जल्द ही रघुवीर सहाय के शब्दों में कवि ने यदि वह संवेदनशील हुआ तो अनुभव किया कि बाहर जाते जाते अब अपना मन खाली है। इस अनुभव के बाद या तो फिर वही अंतर्ग्रहास या फिर आत्मसंघर्ष नई कविता के अनेक कवियों के अंतर्हास का रास्ता अपनाया तो मुक्ति बोध ने आत्मसंघर्ष का, जो उन्हें प्रायः वही संघर्ष में झोंकता रहा। एक में प्रगीतात्मकता सीमित हुई तो दूसरे में प्रगीतात्मकता के कुछ नए आयाम उद्घाटित हुए। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दो छोरों के बीच
तथा इनके अलावा और भी अनेक स्थितियां रही जिनके ब्यौरों में जाने का समय संप्रति नहीं है। प्रसंगवश उतना ही कहना काफी होगा कि अभी कुछ साल पहले एक दशक ऐसा फिर आया था जब अनेक कवि अपने अंदर का दरवाजा तोड़कर एकदम बाहर निकल आए थे और व्यवस्था के विरोध के जुनून में उन्होंने ढेर सारी सामाजिक कविताएं लिख डाली, जिन्हें देखकर कविता को भी शर्म आ गए। गनीमत है कि वह दौर जल्द ही खत्म हो गया। समझ रहे ना? पिछले 5 वर्षों से हिंदी कविता के वातावरण में फिर कुछ परिवर्तन के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। यह परिवर्तन न बहुत बड़ा है न क्रांतिकारी ही, लेकिन कविता की पुनः प्रतिष्ठा प्रत्याभिज्ञान अथवा अप्रत्याशित जैसा कुछ अवश्य है। संयोग से यह परिवर्तन इधर उभरने वाली एक युवा पीढ़ी के कवियों के द्वारा घटित हुआ है, लेकिन इसमें पहले की पीढ़ी के कवियों के किंचित बदले हुए स्वर का भी योगदान है। इसे मैं एक नई प्रागीतात्मकता का उभार कहना चाहूँगा। आज कवि को न तो अपने अंदर झांक कर देखने में संकोच है, न बाहर के यथार्थ को सामना करने में कोई हिचक। अंदर न तो किसी असंदिग्ध विश्वदृष्टि का मजबूत खूंटा गाड़ने की जिद है और न बाहर व्यवस्था को एक विराट पहाड़ के रूप में आंकने की हवस। बाहर छोटी से छोटी घटना, स्थिति, वस्तु आदि पर नजर है और कोशिश है उसे अर्थ देने की। इस प्रकार बाहर की प्रतिक्रिया स्वरूप अंदर उठने वाली छोटी से छोटी लहर को भी पकड़कर उसे शब्दों में बांध लेने का उत्साह है। अब यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि न रोमांटिक ढंग का व्यक्तित्ववादी विद्रोह संभव है और न अपने अंदर सिमटकर मानसिक जुगाली करने में ही निष्कृति है। गरज की एक नए स्तर पर कवि व्यक्ति अपने और समाज के बीच के रिश्ते को साधने की कोशिश कर रहा है। इस प्रक्रिया में जो व्यक्तित्व बनता दिखाई दे रहा है वह निश्चय ही एक नए ढंग की प्रगतित्मकता उभार का संकेत है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह रोमांटिक गीतों की वापसी नहीं है और न ही कविता को नितांत व्यक्तित्व मोड़ देने की कोई साजिश। इसका अर्थ उन आत्मपरक कविताओं की और आलोचक की वापसी भी नहीं है जिसे पहले मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी में फिर मैंने कविता के नए प्रतिमान में जड़ीभूत सौंदर्यभूति के रूप में तिरस्कृत किया था। जरूरी नहीं कि यह प्रगीतात्मकता छंदों की लौटकर ही अपनी विशिष्टता प्रमाणित करे। इधर की कविताओं से धीरे धीरे यह बात पुष्ट होती जा रही थी कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है और ठंडे स्वर की तासीर भी कभी कभी काफी गर्म होती है। यदि सिर्फ 2 ठोस उदाहरणों से अपनी बात स्पष्ट करनी हो तो इस नई प्रगीतात्मकता का एक पहलू केदारनाथ सिंह की इस कविता से व्यक्त होता है। ये कविता के बारे में बताया गया, समझ रहे ना? देख रहे हैं तो ना, इससे पहले भी हम लोग कविता पढ़े थे। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। और दूसरा पहलू शरद बिलोड़ों की तय तो यही था। कविता की इन अंतिम पंक्तियों से हार कर मैं समुच्चत राजू पर ही चढ़ गया। आसमान से फूल नहीं बरसे, कबूतर ने कोई दूसरा रूप नहीं लिया और मैंने देखा बाज की डांड में आदमी का खून लग चुका है।
समझ रहे ना, एक कविता के बारे में जिक्र किया गया है, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। और शब्द निधि पर हम लोग आते हैं। नितांत बिल्कुल निष्कृष्टि मुक्ति छुटकारा उद्भावना कल्पना प्रतिमान मूल्य माप इतिवृत्ति तथ्य कथासार घटनासार एकांकिक एक पक्षीय उद्भुतता मानसिक जागृति निव्यक्ति जो व्यक्तिगत न हो वस्तुपरक कल्प सृष्टि काल्पनिक सृष्टि और नए रोदन निर्जन वन में रोना जिसे कोई सुनने वाला ना हो संजीवनी मुर्दे को जिलाने वाली जड़ी मर्मी मर्म वाला हार्दिक पुरस्कृत निखरा हुआ साफ आत्मतोर आत्म आत्मेतर आत्मा से भिन्न उन्मेष जगना नहीं समझ अंतर्गुहावास मन की गुफा में रहना जहाँ कोई देख पहचान न सके प्रत्यास्वस्ति किसी वस्तु या भाव को देखकर मन में संतोष होना तासीर प्रभाव असतासीर प्रभाव समझ रहे ना अनुचिंतन किसी वस्तु या घटना के अनुरूप चिंतन अनुताप किसी घटना या बात का दुख कर्ण कुहर कानों के भीतर के हिस्से समझ रहे ना। तो यहाँ पर ये समाप्त हो रहा है भैया और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक मुझे याद दीजिए दोस्तों ऐतिहासिक गद्यखंड समाप्त होगा उसके बाद हम लोग में भी संभावना है कि देखिए संभावना है कि छठ पूजा के पहले समझ रहे ना व्याकरण प्रारंभ किया जाए नहीं तो छठ पूजा बाद किसी भी परिस्थिति में शुभारंभ किया जाएगा बात समझ रहे ना।